हेलो बच्चों, आज हम कैश फ्लो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। तो हमें एक कंपनी की बैलेंस शीट दे रखी है, उसके बेसिस पे बच्चों हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले लायबिलिटी साइड में हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड्स है, जिसके अंदर शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस है। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज है, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, और करंट लायबिलिटीज भी हैं, जिसमें ट्रेड पेबल्स है। उसके बाद बच्चों एसेट साइड में सबसे पहले हमारे पास नॉन करंट एसेट्स है, जिसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग करंट एसेट्स की है, जिसमें करंट इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेंट्री है और ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। इसके बाद बच्चों में नोट टू अकाउंट्स भी दे रखा है, जिसमें बच्चों पहला नोट रिजर्व एंड सरप्लस का है, जिसमें हमारे पास जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है और सरप्लस का बैलेंस बता रखा है 2023 का और 2022 का। इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नोट है, जिसमें 10% डिवेंचर्स है। और लास्ट नोट हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है, जिसमें मशीनरी की कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बता रखा है दोनों ही ईयर्स का। इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। देखते बच्चों, फर्स्ट पॉइंट बता रखा है कि इक्विटी शेयर्स को इशू करा गया था 15% के प्रीमियम पर 1 अप्रैल 2022 को। इसके बाद सेकंड पॉइंट बता रखा है कि एडिशनल डिवेंचर्स को कुछ और डिवेंचर्स इशू करे गए थे 1 अक्टूबर 2022 को 10% के डिस्काउंट पे इशू करे गए थे, और जो डिस्काउंट दिया था इशू पे उसे कंपनी ने राइट ऑफ कर दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम के थ्रू। ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट में बता रखा है कि इंटरिम डिविडेंड पे करा गया था ड्यूरिंग दैट 50,000 रुपीज का। और लास्ट पॉइंट बता रखा है कि मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज, उस पर टोटल डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका था 70,000 रुपीज का, उसे सोल्ड कर दिया गया है 20% के लॉस पर। अब बच्चों हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों अपना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करते हैं ना, जिसमें बच्चों हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना। वो बच्चों कैसे निकालते हैं, सरप्लस का डिफरेंस निकाल के। तो देखो बच्चों, हमारे पास सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस का दे रखा था 4,30,000 और ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 3,40,000। तो डिफरेंस निकालने के लिए बच्चों अपना क्लोजिंग में से ओपनिंग वाले को माइनस कर देंगे। तो बच्चों डिफरेंस कितना आ गया, 90,000 का। अब बच्चों अपने वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेते हैं आगे। तो देखो बच्चों, आपका डिफरेंस आया था 90,000 रुपीज का। अब याद करो बच्चों, इसमें ऐड क्या करते थे। अगर बच्चों हमने कोई अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा हो, या प्रोविजन क्रिएट करी हो टैक्स के लिए, या बच्चों डिविडेंड पे करा हो। यहाँ पे देखो बच्चों, हमें जनरल रिजर्व दे रखा था ना, जिसका ओपनिंग बैलेंस था 1,60,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 2 लाख। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमारा रिजर्व तो इंक्रीज हो गया ना, कितने से, 40,000 से। मतलब बच्चों हमने रिजर्व में अमाउंट ट्रांसफर करा होगा तभी इंक्रीज हुआ ना। तो बच्चों ऐड कर देते, कितने से इंक्रीज हुआ है, 40,000 रुपीज से। तो बच्चों इतना अमाउंट हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करा 40,000, उसे हमने ऐड कर दिया। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट और क्या दे रखा है हमें। नेक्स्ट देखो बच्चों, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता रखा था कि इंटरिम डिविडेंड पे करा गया था 50,000 रुपीज का। बच्चों कोई भी डिविडेंड पे करते हैं सरप्लस से करते हैं ना, तो इसे हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर दिया, इंटरिम डिविडेंड पे करा था 50,000 रुपीज का। तो बच्चों हमारे पास फाइनली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ गया 1,80,000। तो यहाँ पे बच्चों हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो जाता है। हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट कर लिया 1,80,000। अब इसको बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना। वो बच्चों कैसे करते हैं, जब हम नेट प्रॉफिट में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट कर देते हैं तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है ना। देखते हैं बच्चों ऐसी कौन सी आइटम्स थी हमारे पास। सबसे पहले देखो बच्चों, हमारे पास मशीनरी के सेल से बच्चों रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी ना, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा था। मतलब बच्चों क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन तो होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी, उसको निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हम अपना मशीनरी अकाउंट बनाते हैं ना। तो देखो बच्चों, मशीनरी अकाउंट का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 12,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 17 लाख। तो सबसे पहले हम अपना मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। तो देखो बच्चों, हमने सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग वाला बैलेंस लिख लिया। अब देखते हैं हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा था। तो बच्चों देखो, हमें इन्फॉर्मेशन में क्या बता रखा था कि हमने हमारे पास एक मशीनरी थी जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपीज, उस पर टोटल डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो चुका था 70,000 रुपीज का, उसे हमने 20% के लॉस पे सेल करा। तो देखो सबसे पहले बच्चों, इस मशीन की बुक वैल्यू क्या होगी, 1 लाख तो कॉस्ट थी, उस पे से 70,000 का टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके थे। तो बच्चों 70,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद हमारे पास मशीन की कितनी बुक वैल्यू बच गई,
30,000 रुपीज। अब बच्चों हमारे पास 30,000 की मशीन थी, उसे हमने 20% के लॉस पे सेल करा। तो बच्चों 30,000 का 20% कितना हो जाता है 6,000। तो बच्चों हमने 6,000 के लॉस पे सेल करा। अब बच्चों इन सब डिटेल्स को हम अपने मशीनरी अकाउंट में लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों हमने सेल कितने में करा होगा वो कैसे निकालेंगे, हमने अभी निकाले ना बुक वैल्यू। 1 लाख हमारे पास कॉस्ट थी, 70,000 डेप्रिसिएशन था, तो हमारे पास बुक वैल्यू आ गई थी 30,000। अब हमें बता रखा था 30,000 की मशीन को हमने 20% के लॉस पे सेल करा, जो कि बच्चों हमने निकाला था 20% कितना हो गया 6,000। तो बच्चों 30,000 की मशीन को हमने 6,000 के लॉस पे सेल करा, तो बच्चों कितने में सेल करा होगा 24,000 में, है ना बच्चों। सेल करा है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, बाय बैंक अकाउंट सेल 24,000 में हमने सेल करी, लॉस का अमाउंट 20% था वो माइनस कर दिया 30,000 में से। ठीक है बच्चों, अब जो बाकी की थी डेप्रिसिएशन था वो लिख देते हैं। तो बच्चों देखो टोटल डेप्रिसिएशन इस पे कितना एक्यूमुलेटेड था 70,000 का, वो आ गया बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और बच्चों हमने लॉस पे सेल करी है तो लॉस को भी रिकॉर्ड करेंगे ना, और लॉस कौन सी साइड में आता है क्रेडिट साइड में। तो बच्चों हमारे पास क्रेडिट साइड में आ गया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, 6,000 रुपीज का लॉस हुआ था। अब बच्चों में इस अकाउंट का अपने टोटल कर लेते हैं। तो बच्चों देखो हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है। तो बच्चों हमारे पास बैलेंस कौन सी साइड में बचेगा डेबिट साइड में। और बच्चों मैंने पहले बताया हुआ ना कि जब भी डेबिट साइड में बैलेंस बचता है तो वो बैलेंस होता है परचेज का। यहाँ पे देखो 5,80,000 रुपीज का बैलेंस बच रहा है, और बच्चों बैलेंस किसका होगा परचेज का, तो हमने इतने के और मशीन परचेज करी होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो बच्चों हमें मशीनरी अकाउंट से डेप्रिसिएशन तो पता चल गई, बट बच्चों ये तो सिर्फ उसी की है ना जो मशीनरी हमने सोल्ड करी, ये तो सिर्फ उस मशीन की डेप्रिसिएशन है। बट हमें तो पूरी एंटायर मशीनरी पे हमने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी वो जाननी है। तो बच्चों उसके लिए हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। देखो बच्चों हमारे पास उसके बैलेंस दे रखे थे ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। बच्चों देखो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा था 2,20,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 3 लाख। तो सबसे पहले हम अपना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं, उसमें बैलेंस का अमाउंट लिख देंगे। तो देखो बच्चों हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस आ गया क्रेडिट साइड में और क्लोजिंग बैलेंस आ गया डेबिट साइड में। अब देखो बच्चों जब हमने मशीनरी सोल्ड करी थी उस पे कितने डेप्रिसिएशन हमने मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करी थी 70,000 की। क्या होता है बच्चों जो हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में टोटल डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होती रहती है, उसके बाद जब बच्चों मशीनरी की सेल होती है तो मशीनरी अकाउंट में उसे ट्रांसफर कर देते हैं ना। बच्चों देखो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में तो हमने लिख दिया मतलब ट्रांसफर कर दिया। अब बच्चों हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में भी लिखना पड़ेगा ना, बिकॉज ट्रांसफर करा होगा तो डेबिट साइड में ही आता है ट्रांसफर। बच्चों डेबिट साइड में आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट ट्रांसफर करी हमने 70,000 की टोटल डेप्रिसिएशन थी उस पे। ठीक है बच्चों, अब हम टोटल कर लेते हैं। तो बच्चों देखो हमारे पास डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम आ रहा है, तो बच्चों बैलेंस बार हमारा क्रेडिट साइड में बचेगा। और बच्चों मैंने पहले बताया हुआ है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट की जब भी क्रेडिट साइड में बैलेंस बचेगा तो वो बच्चों बैलेंस होगा डेप्रिसिएशन का। यहाँ पे देखो बच्चों 1,50,000 बैलेंस अमाउंट बच रहा है, मतलब बच्चों इतने की हमने टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी। तो बच्चों आ गया बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बच्चों करंट ईयर के लिए हमारे पास पूरी एंटायर डेप्रिसिएशन कितनी होगी टोटल 1,50,000। अब बच्चों डेप्रिसिएशन एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस होता है ना, जिसे हमें ऐड करना होता है, बिकॉज सारे नॉन कैश एक्सपेंस ऐड हो जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन बच्चों हमने टोटल कितना कैलकुलेट करा 1,50,000, उसको हम ऐड कर देंगे अपने नेट प्रॉफिट में। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो इसी मशीन से रिलेटेड बच्चों हमने लॉस पे सेल करा था ना इसको। अब बच्चों देखो ध्यान से समझना, हमारे पास मेन बिजनेस की बच्चों ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो होती नहीं ना, मशीन को सेल करना या किसी भी एसेट को सेल करना, ये जो टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और उसमें देखो बच्चों हमें लॉस हुआ है मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, हमारे मेन बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें ये खर्चा नहीं हुआ है, ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और जितने बच्चों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। कितने का लॉस हुआ था 6,000 का, अब बच्चों उसे ऐड कर देंगे बिकॉज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है बच्चों, ऐड कर दिया। अब इसके बाद देखो बच्चों हमारे पास डिवेंचर्स भी दे रखे थे ना, 10% के डिवेंचर दे रखे थे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, जिसका बच्चों देखो ओपनिंग बैलेंस तो 2 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख है।
अब देखो बच्चों, जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं इन डिबेंचर्स पे, ये भी तो बच्चों एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, बिकॉज हमारे मेन बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो नहीं आता इंटरेस्ट पे करना, एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। और बच्चों इंटरेस्ट तो एक्सपेंस होता है ना, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स क्या हो गया, एक टाइप का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इसे ही बच्चों हमें ऐड ही करना होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए। अब बच्चों देखते हैं, सबसे पहले हमने इंटरेस्ट कितना पे करा होगा, तो देखो बच्चों 10% का रेट था। अब हमारे पास देखो बच्चों ईयर के बिगिनिंग में 2 लाख रुपीस के डिबेंचर्स थे और ईयर के एंड में 4 लाख है, तो बच्चों हमें देखना पड़ेगा ना कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। उसके लिए देखो बच्चों हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन में बता रखा था ना कि जो एडिशनल डिबेंचर्स थे वो कब इशू करे गए थे, 1 अक्टूबर 2022 को। अब बच्चों देखो यहाँ पे एडिशनल कितने होंगे, 2 लाख तो पहले से ही थे, मतलब हमने 2 लाख और इशू करे। तो बच्चों जो हमें डेट बता रखी है, इस दिन हमने कितने डिबेंचर्स इशू करे होंगे, 2 लाख के। मतलब बच्चों देखो 1 अक्टूबर से पहले हमारे पास कितने के डिबेंचर्स थे, 2 लाख के। 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक 2 लाख के थे। उसके बाद 1 अक्टूबर को हमने 2 लाख और इश्यू कर दिए। बच्चों 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक हमारे पास कितने हो गए, टोटल 4 लाख। ठीक है बच्चों, 1 अक्टूबर से पहले 2 लाख और 1 अक्टूबर के बाद 4 लाख। अब बच्चों हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो देखो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक हमारे पास कितने के थे, 2 लाख पे। तो बच्चों 2 लाख पे इंटरेस्ट दिया होगा ना, 10% का रेट था। और 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं ना बच्चों। तो 6 महीनों का हमने 2 लाख पे इंटरेस्ट निकाल लिया। अब बच्चों 1 अक्टूबर के बाद हमने 2 लाख और इशू कर दिए, तो हमारे पास कितने हो गए थे, 4 लाख। अब बच्चों जो बाकी 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के 6 महीने थे, उस पे हम कौन से अमाउंट पे इंटरेस्ट देंगे, 4 लाख पे, है ना बच्चों। 6 मंथ्स का हमने उसका भी इंटरेस्ट निकाल लिया। अब दोनों को बच्चों हमने ऐड कर दिया, तो टोटल हमने कितने इंटरेस्ट पे करा होगा, 30,000 का। और बच्चों मैंने बताया था हम इसे ऐड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एक टाइप का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। एक बार बच्चों वापस देख लो हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करा। 1 अक्टूबर को हमें बता रखा था कि हमने 2 लाख और इशू करे, तो जो 1 अक्टूबर से पहले तक का इंटरेस्ट बन रहा था एग्जिस्टिंग वाले डिबेंचर्स 2 लाख पे, वो कैलकुलेट करा 6 मंथ्स के लिए। फिर उसके बाद जब हमने न्यू इशू करे उन पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारे पास इंटरेस्ट इतना आ गया। अब बच्चों हम सारी चीजें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 3,66,000। यहाँ पे बच्चों हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी हमारे पास वर्किंग कैपिटल में चेंज आए हो उन्हें हमें एडजस्ट करना होता है। देखते हैं बच्चों क्या चेंज आया। सबसे पहले देखो बच्चों हमारे पास करंट लायबिलिटीज का ओपनिंग बैलेंस दे रखा था ट्रेड पेबल्स का 1,80,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 3 लाख। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारे ट्रेड पेबल इंक्रीज हो गए ना, कितने से, 1,20,000 से। और जब भी बच्चों करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम ऐड करते हैं ना, तो ऐड कर देंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, 1,20,000 से इंक्रीज हो गए, है ना बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास करंट एसेट्स से, तो करंट एसेट में देखो सबसे पहले तो बच्चों हमारे पास करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, जो कि बच्चों याद करो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंडर इंक्लूडेड होता है ना, तो इसलिए बच्चों हम इसको कंसिडर नहीं करते। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारे पास इन्वेंट्री थी, जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस था 1,80,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,20,000। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारी इन्वेंट्री डिक्रीज हो गई ना, कितने से, 60,000 रुपीज से। और याद करो बच्चों जब भी करंट एसेट डिक्रीज होते हैं तो हमें ऐड करना होता है ना, तो इन्वेंट्री में बच्चों 60,000 का डिक्रीज आया था, उसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद लास्ट हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल बच रहे थे। ट्रेड रिसीवेबल का देखो बच्चों ओपनिंग बैलेंस कितना है, 1,40,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 2,40,000। तो यहाँ पे देखो बच्चों ये इंक्रीज हो गए, और जब भी करंट एसेट इंक्रीज होते हैं तो हमें माइनस करना पड़ता है ना, कितने से इंक्रीज हुए, 1 लाख से। तो बच्चों 1 लाख हम माइनस कर देंगे, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो गए थे, 1 लाख माइनस कर दिया। अब बच्चों इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 4,46,000। तो बच्चों हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से करना है। तो बच्चों इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए अपने फिक्स्ड एसेट देख लेते हैं। अब बच्चों याद करो फिक्स्ड एसेट में हमारे पास मशीनरी थी ना, जिसके लिए बच्चों को अपना मशीनरी अकाउंट बनाया था ना, तो एक बार वो देख लेते हैं। तो बच्चों देखो जो पहले हमने मशीनरी अकाउंट बनाया था उससे हमें क्या क्या चीजें पता चलेगी। तो बच्चों हमने एक मशीन की सेल भी करी थी ना, 24,000 रुपीज में हमने मशीन के पार्ट की सेल करी थी। और बच्चों हमने 5,80,000 की और मशीनरी परचेज भी करी थी, जो हमारे पास बैलेंस का अमाउंट बच रहा था ना, और मैंने बताया था बैलेंस परचेज का होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से देखो हमने जो 5,80,000 की परचेज करी होगी उससे बच्चों क्या हुआ होगा, कैश का आउटफ्लो। और जो बच्चों हमने
सेल करी थी उससे बच्चों में कैश रिसीव हुआ होगा, मतलब कैश का इनफ्लो हुआ होगा। तो बच्चों हम इन्हें अपने कैश फ्लो में लिख लेते हैं। तो देखो बच्चों, जो हमने मशीनरी परचेज करी वो कैश के आउटफ्लो हुआ होगा उससे, तो उसे हम नेगेटिव से शो कर देंगे। तो नेगेटिव का 5,80,000 आ गया। ठीक है बच्चों, और जब हमने मशीनरी की सेल करी उससे हमें कैश मिला होगा, तो वो पॉजिटिव से शो कर देंगे। 24,000 में हमने सेल करी थी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखते हैं हमें और क्या दे रखा था। नेक्स्ट बच्चों देखो, हमें मशीनरी के साथ साथ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दे रखे थे, जिसका बच्चों देखो ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1,40,000। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गए ना, कितने से 40,000 के, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट्स और परचेज करी होंगी। अब जब बच्चों परचेज करी होंगी तो कैश का आउटफ्लो हुआ होगा ना, मतलब नेगेटिव से शो कर देंगे। तो आ गया परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, 40,000 नेगेटिव का था तो हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गया 5,96,000 माइनस का। अब बच्चों नेगेटिव का है तो हमारे पास कैश यूज हुआ होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो बच्चों यहाँ पे हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के भी कैश फ्लो कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद बच्चों लास्ट हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी से करना है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए बच्चों अपने शेयर कैपिटल और बोरोइंग्स देख लेते हैं। तो शेयर कैपिटल में देखो सबसे पहले बच्चों हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है 8 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 10 लाख। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया ना, मतलब हमने और शेयर इशू करे होंगे, और जब बच्चों शेयर इशू करे होंगे तो हमें कैश रिसीव हुआ होगा ना, कितने से बच्चों देखो इंक्रीज हुआ है 2 लाख से। तो 2 लाख रुपीस बच्चों हमें मिले होंगे शेयर को इशू करके, कैश का इनफ्लो है तो इसलिए बच्चों हमने इसे पॉजिटिव से शो कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो हमारे पास शेयर से रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी थी ना एडिशनल में, कि फर्स्ट पॉइंट में बोला था जो इक्विटी शेयर हमने इशू करे थे वो 15% के प्रीमियम पे करे थे। मतलब बच्चों हमने शेयर की फेस वैल्यू तो रिसीव हुई होगी जो कि हमने देखा 2 लाख रुपीस तो होगी फेस वैल्यू के, उस पे बच्चों 15% का प्रीमियम हमें और रिसीव हुआ है। तो 2 लाख का बच्चों 15% कितना हो गया 30,000 है ना बच्चों, 30,000 हो गया ना। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स ये भी हमें अलग से रिसीव हुआ होगा 30,000। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों एक चीज ध्यान से समझना, 30,000 का हमें प्रीमियम तो रिसीव हुआ होगा बट हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ बैलेंस दे रखा है 10,000। अब बच्चों बैलेंस कम क्यों है, बिकॉज देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बता रखा था कि हमने कुछ डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इशू करे थे और जो उनका डिस्काउंट था वो कंपनी ने सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया था। इसका मतलब बच्चों क्या कि 30,000 हमारे पास प्रीमियम तो रिसीव हुआ होगा बट उसमें जो 20,000 का था वो हमने डिस्काउंट राइट ऑफ कर दिया होगा, तभी तो देखो बच्चों हमारे पास 10,000 के सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस बच गया ना। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास प्रीमियम तो रिसीव हुआ था। तो बच्चों हमने अपने शेयर से रिलेटेड देख लिया। अब इसके बाद अपने बोरोइंग्स में देख लेते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 10% डिबेंचर्स दे रखे थे, जिसका बच्चों ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख। तो यहाँ पे देखो बच्चों हमारे डिबेंचर इंक्रीज हो गए ना, और हमें क्वेश्चन में बता रखा था कि हमने इशू करे थे। तो बच्चों कितने इशू करे होंगे 2 लाख। अब बच्चों देखो हमने इशू किस पे करे थे, डिस्काउंट पे करे थे ना, मतलब बच्चों हमने 2 लाख के तो इशू करे बट उन पे 10% का डिस्काउंट भी दिया। तो बच्चों हमें एक्चुअल में कितना कैश रिसीव हुआ होगा 2 लाख तो फेस वैल्यू थी, उस पर 20,000 का डिस्काउंट दिया कंपनी ने, तो टोटल बच्चों हमें 1,80,000 रुपीज ही रिसीव हुए होंगे। अब बच्चों कैश का इनफ्लो है तो हम इसे पॉजिटिव से शो कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो हमने डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पे और शेयर पे डिविडेंड पे करा था वो आ जाएगा। तो देखो बच्चों सबसे पहले हमने डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट कितना पे करा था 30,000, कैश का आउटफ्लो है ना बच्चों इंटरेस्ट पे करना, तो इसे हम नेगेटिव से शो कर देंगे। नेगेटिव का 30,000 आ गया, और हमें डिविडेंड भी पे करा था ना बच्चों, एडिशनल में बता रखा था इंटरिम डिविडेंड पे करा था 50,000 रुपीज का। तो सिमिलरली बच्चों ये भी कैश का आउटफ्लो है, इसे भी हम नेगेटिव से अपना शो कर देंगे, उसे भी ब्रैकेट लगा के शो कर दिया। अब बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ गया 3,30,000। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो भी तीनों एक्टिविटीज का कैश फ्लो आया होता है उसे हमें ऐड करना होता है। तो बच्चों देखो तीनों एक्टिविटीज के कैश फ्लो को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता था, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बच्चों कितना आ रहा है 1,80,000। तीनों एक्टिविटीज के कैश फ्लो को टोटल करने पे हमारे पास 1,80,000 आ रहा है। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस होता है उसे बच्चों हम ऐड कर देते हैं नेट इंक्रीज में। अगर बच्चों हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इक्वल आ जाता है तो बच्चों हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती है। देखते हैं बच्चों,
तो बच्चों देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा था 2,20,000। और बच्चों एक चीज और ध्यान रखना, मैंने बताया था ना करंट इन्वेस्टमेंट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंडर आती है ना, तो हमें 40,000 उसका भी ऐड करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों हमारे पास ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने हो गए टोटल 2,20,000 प्लस 40,000 करंट इन्वेस्टमेंट के, तो टोटल हो गया 2,60,000। अब बच्चों में से ऐड करेंगे तो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 4,30,000। देख लेते हैं बच्चों, तो देखो हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आ रहा है 4 लाख और करंट इन्वेस्टमेंट का 40,000। तो बच्चों टोटल हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो बच्चों कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो गया और बच्चे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।